अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फोकसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि देयर इज़ वेरी वेरी लेस डाइवर्जेंस इन लेज़र लाइट एज़ कंपेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। तो चूँकि इसमें जो डाइवर्जेंस है बहुत कम होती है, इसलिए हम जब इसकी बीम को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं तो वहाँ पर उसकी जो इंटेंसिटी होती है एज़ कंपेयर टू कन्वेंशनल मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो डाइवर्जेंस होती है ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज में वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा जो रेडिएशन है एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन लेज़र की सूरत में चूँकि डाइवर्जेंस ना होने के बराबर है या बहुत बड़ा कम है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा, इसमें अगर ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो फिर 1 मिलीमीटर की इसके रेडियस में इजाफा होता है, जो कि बहुत कम है। तो इसलिए जब हम लेज़र को किसी पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम इसको चीज़ों को काटने के लिए, उनको मुख्तलिफ़ मकासद के लिए हम जो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें उस पॉइंट के ऊपर जो लेज़र की इंटेंसिटी है और उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास जो वे होना चाहिए, उसको समझने की हमें ज़रूरत है। तो चूँकि जो फोकसिंग होती है वो आपको पता है, आप टेक्स्ट में आपने पढ़ा है कि हम एक लेंस की मदद से जो है उसकी फोकसिंग करते हैं। तो कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से लेज़र जो है वो अपनी कोई भी लाइट जो है वो एक पॉइंट के ऊपर जो वो फोकस होती है। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अगर हमारी जो लाइट रेज़ हैं किसी लेंस से पास करती हैं तो वो एक पॉइंट के ऊपर जो है वो फोकस होती हैं। तो फोकस क्यों होती हैं इसको हम आगे चल के देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो इसकी रे जो होगी वो सेंटर से पास करेगी लेंस के, वो किसी भी तरफ जो है वो रिफ्रैक्ट जो है वो नहीं होगी, वो सीधी पास कर देगी। ऐसा क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। तो ये रे जो होगी वो सेंटर से पास करेगी लेंस के, वो इट विल नॉट बी डेविएटेड। तो अगर हम इसको इन समरी देखना चाहें तो हम इसको जो फॉलोइंग डायग्राम है उसके अंदर हम इसको देख सकते हैं। जैसा कि ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक लेंस है, उसमें ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है, इनमें यहाँ पर जो है वो रिफ्रैक्शन मौजूद है, और जबकि जो हमारी ये वाली सेंटर से पास कर रही है रे, उसमें किसी किस्म की रिफ्रैक्शन नहीं है, वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट गुजर जाती है, दाएं या बाएं जो है वो नहीं मुड़ती। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ऑप्टिक्स का, वो इस्तेमाल होता है। चलिए हम पहले जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो हम देख लेते हैं। तो आपने मैट्रिक में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें एक ग्लास स्लैब होती है, और आप एक रे जो है वो लेते हैं, यहाँ पे आप लगाते हैं, कुछ पिंस लगाते हैं, और वो रे जो है उसको आप ड्रॉ करते हैं, ये रे आप ड्रॉ करते हैं, और इसका जो एक्चुअल पाथ है वो ये होता है। लेकिन एक्चुअली जो आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व करते हैं, इसका एक्चुअल पाथ ये नहीं होता, बल्कि ये होता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे इसका जो इसके अकॉर्डिंग इसका कंटिन्यूस पाथ होगा वो ये होगा, लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि उसका जो पाथ होता है वो ये होता है। यानी जब ये एयर से ग्लास में दाखिल होती है हमारी रे, तो अपना रास्ता चेंज करती है, हट जाती है अपने रास्ते से, और इसी तरह जब ये ग्लास से एयर में दोबारा फिर जाती है तो फिर ये अपने रास्ते से जो है ये हट जाती है। तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये कितना हटती है
उसको देखने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सरफेस के ऊपर कि ये हमारी सरफेस है, इसके ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास एंगल जो है वो इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हमारी जो रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो परपेंडिकुलर की तरफ बेंड होगी, इट विल बी बेंडेड टुवर्ड्स परपेंडिकुलर। और अगर हम जब ये ग्लास से बाहर निकलती है वहाँ पे देखना चाहें तो वहाँ पर भी हम एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करते हैं सरफेस पे। तो उसमें क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर से अवे जाती है, यानी जब ये एयर से रेयर मीडियम से, ये रेयर मीडियम है इससे वो डेंसर में आएगी तो इट विल बी डेविएटेड टूवर्ड्स परपेंडिकुलर। और जब ये ग्लास से बाहर जाएगी तो इट विल बी डेविएटेड अवे फ्रॉम दी परपेंडिकुलर। तो ये जो लॉ है ये यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल होता है। अब हम इसको एक सिंपल रे के लिए जो है वो देखते हैं अगला लेंस की सूरत में। तो हम फर्ज करते हैं कि ये हमारी एक रे जो है वो आ रही है। तो जब ये एयर से, अब यहाँ पर जो है वो एयर है, ये हमारी एयर है और ये हमारा जो है वो डेंसर मटेरियल है जो कि लेंस है। तो अब जाहिर है कि ये एयर से जा रही है डेंसर मटेरियल में, तो ये अपने रास्ते से बेंड होगी। अब कितना बेंड होगी वो हम क्या करते हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर लेंस के साथ हम एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर फिर जो है एक परपेंडिकुलर हम जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ये और ये, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो अब जो एक्चुअल इसका पाथ होना चाहिए हमारी रे का वो तो ये होना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा कि जब ये एयर से डेंसर मीडियम लेंस में जाएगी तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये परपेंडिकुलर की तरफ झुकती है। तो इसलिए हमारी जो रे होगी वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर की तरफ जो है वो झुकेगी, यानी कि इधर नहीं जाएगी बल्कि थोड़ा सा जो है वो बेंड हो गई, यहाँ पे फर्ज करें आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर हमारी जो रे है वो मीडियम चेंज कर रही है, मतलब डेंसर मटेरियल से एयर में जा रही है, मतलब ये वाला फिनोमेना जो है ये होने लगा है। तो यहाँ पर भी हम इसके डेविएशन देखने के लिए जो है वो एक परपेंडिकुलर प्लेन जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो हम ये इसके यहाँ पर जो है वो प्लेन जो लेंस के टेंजेंट है वो हम प्लॉट करते हैं और इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर लगाते हैं। तो परपेंडिकुलर ये हमने ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। तो अब जो हमारी रे है उसका जो एक्चुअल पाथ होना था वो तो ये होना था, लेकिन ऐसा नहीं है होता, बल्कि होता क्या है जहाँ पे हमने देखा कि जब हम बात करते हैं कि जब हमारी जो रे है वो ग्लास से एयर में जाती है तो इट विल बेंडेड अवे फ्रॉम दी परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, लिहाजा हमारी जो रे होगी वो इससे परपेंडिकुलर से अवे जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी। एक्चुअल पाथ जो इसका ये वाला पाथ है इसको फॉलो नहीं करेगी। और यही फिनोमेना जो है जो यहाँ पे रे मौजूद होगी, यानी यहाँ पर भी इसका पाथ चेंज होगा और जब ये बाहर निकलेगी तो फिर इसका पाथ जो है वो चेंज होगा। तो इस तरह जितनी भी रेज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं एक पॉइंट पे जो हैं वो इकट्ठी होती हैं और वहाँ पे फोकस हो जाती हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि जो हमारी सेंट्रल रे होगी अ, उसमें क्या होता है, वो सीधी क्यों गुजर जाती है वो भी हम देखते हैं। तो हम उसका एक सेंटर जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये सेंटर है और यहाँ से एक रे जो है वो आती है और वो इससे टकराती है। अब ये किस तरफ जाएगी इसको स्टडी करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर हम एक टेंजेंट प्लेन जो है वो लेंस के साथ ड्रॉ करते हैं। अब इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, तो ये इसके साथ जो है वो जा रही है।
तो इसका मतलब ये है कि जब ये इसके साथ मुड़ेगी तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ज़ीरो होगा। और क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी ज़ीरो होगा, तो ये रे जो है ये बिल्कुल सीधी पास कर जाएगी। लेकिन अगर हम इसको देखें एक वेव फ्रंट की सूरत में, तो हमारी जो रे है उसका उसमें किसी किस्म की जो है वो अ, कह लें कि वेव फ्रंट की किसी पार्ट की स्पीड जो है वो उसकी स्लो नहीं होगी। ये वाला जो है सीधा पास कर जाएगा, जिसकी वजह से ये सेम स्पीड से पास करेगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम वेव फ्रंट्स की बात करते हैं, फर्ज कर लें कि ये हमारा एक वेव फ्रंट है, तो इसका ये वाला पार्ट जो है वो पहले स्लो डाउन हो जाता है, ये वाला पार्ट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो जब ये इधर मूव करते हैं तो यहाँ पे आके इनकी मूवमेंट इस तरह करके हो जाती है और ये बेंड हो जाते हैं। लेकिन लेकिन जो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आके स्ट्राइक करती है उसमें इस किस्म की जो है वो चेंजेस नहीं आती, इसलिए हमारी जो रे होती है बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो पास कर जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमारी जो रेज हैं वो बिहेव करती हैं जब लेंस से पास करती हैं। यानी इसमें हमने ये बात की है कि ये वाली रेज रिफ्रैक्ट क्यों होती हैं और ये सेंट्रल से पास करती हैं वो रिफ्रैक्ट क्यों नहीं होती। तो बहरहाल, अब जब हम किसी भी लेज़र के सामने कोई मटेरियल लेंस रखेंगे, तो वो क्या करेगा, वो हमारी जो रेज़ होंगी उनको वो एक पॉइंट के ऊपर जो है वो कन्वर्ज कर देगा और हमें जो है वो लेज़र की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो एक बात और यहाँ पे गौरतलब है कि हमारी जो लेज़र है वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती, बल्कि उस पॉइंट का कुछ ना कुछ डायमीटर होता है। तो वो जो स्पॉट बनता है वो ज़ीरो डायमेंशन का नहीं होता, इट हैज़ सम डायमेंशन, फिजिबल डिमेंशन। तो अब हमने वो जो डायमेंशन है उसको जो है वो कैलकुलेट करना है कि उसका जो है वो एरिया कितना होगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है वो इसके एरिया पे डिपेंड करती है, इसलिए हमें इसके साइज़ का पता होना ज़रूरी है। तो चलें अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फोकस होने के बाद जो स्पॉट बनता है उसका साइज़ कितना है। तो ये करने के लिए हम एक लेज़र लेते हैं। लेज़र की ये दो बीम्स हैं जो कि आ रही हैं और इनके दरमियान एंगल थीटा है, क्योंकि जब लेज़र से बाहर निकलेंगी तो आपको वो डायग्राम भी नज़र आ रहा होगा कि देयर इज़ सम डाइवर्जेंस, यहाँ पर एंगल डिस्टेंस कम है और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है। तो जब ये लेंस से पास करती हैं तो रिफ्रैक्शन की वजह से दोनों जो है एक पॉइंट पे आके इन्हीं की जगह पे आके इकट्ठी होती हैं। तब हमने इसका जो है वो साइज़ कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी रेज़ को नाम दे देते हैं। एक को हम नाम देते हैं ए और दूसरे को हम नाम देते हैं बी, और फिर हम इनके पैरेलल जो रेज़ हैं वो ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमने ज़रा इसको जूम कर लेते हैं। दो रेज़ हमने ली हैं, तो इसके पैरेलल जो हमारी रे है, यानी कि रे ए के जो पैरेलल हमारी रे है वो आपको नज़र आ रहा है कि रे डी है, और जो रे बी है उसके पैरेलल जो रे है जो सेंटर से पास कर रही है वो सी है। अब चूंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी ये वाली रे जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज़ पैरेलल टू डी एंड बी इज़ पैरेलल टू सी। तो चूंकि ये आपस में पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, लिहाजा जो एंगल ए और बी में होगा वही एंगल सी और डी में होगा। रीज़न क्या है कि ये भी एक दूसरे के साथ जो हैं वो करस्पॉन्डिंगली ये पैरेलल हैं।
अब यहाँ पर फिर जो है वो हमारा लेंस का रूल जो है वो इस्तेमाल होता है कि जो सेंटर से पास करती है वो डाइवर्ज जो है वो नहीं होती, वो स्ट्रेट पास कर जाती है। तब देखिए हमारी जो रे ए है वो इधर गई और यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन में से फोकस हो गई, और जो रे डी है वो इसके पैरेलल थी, वो भी यहाँ पर जाके जो वो सेंटर से पास कर रही है, लिहाजा इस पॉइंट पर फोकस हुई। इसी तरह जो रे बी है वो इधर से यहाँ पे गई, और इसके पैरेलल जो रे है वो ये वाली जो है वो यहाँ पे गई। तो ये यहाँ पे फोकस हो गई और ये वाली जो है यहाँ पे फोकस हो गई। तो दरमियान में ये हमारे पास जो है वो स्पॉट बनता है जहाँ पे जो है जो सेंटर में आने वाली मौजूद है रेडिएशंस, और इस पॉइंट को जो है वो रोशन कर रही हैं। तो इसका जो है वो हमने अब साइज़ जो है वो निकालना है। तो अगर हम इसको ज़रा गौर से देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल का स्पॉट सा बनता है, यानी सर्कल का एक छोटी सी कह लें कि आप सॉरी एक सर्कल का पार्ट बन जाता है अगर हम देखें। जब चूँकि ये तो बहुत बड़ा हमने दिखाया हुआ है ना, तो ये एंगल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो जब स्मॉलर पार्ट्स हों सर्कल के किए जाते हैं तो वो पार्ट जब वो स्ट्रेट बन जाता है। तो दिस पार्ट इज ज्यूम टू बी स्ट्रेट एंड पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो ये जो है ये उसका रेडियस बन जाता है, और ये हमारे पास जो है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, और ये उसका जो है वो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। और इनको हम इंटरलेट कर सकते हैं एस इक्वल्स टू आर थीटा से, जो आपने एफ एस सी के अंदर फार्मूला जो है इसको पढ़ा हुआ है। तो एस जो है ये हमारा जो स्पॉट बना उसका डायमीटर है, आर जो है ये हमारा ये वाला डिस्टेंस होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा, क्योंकि जहाँ पे लाइट फोकस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, तो इसलिए हम इसके जगह जो है वो एफ लिखेंगे, ये हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो फार्मूला फिर हमारे पास बन गया एस इक्वल्स टू एफ थीटा। इसमें थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एफ जो है फोकल लेंथ है, लेकिन ये एज ए रेडियस जो है यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो अब हम जो है वो आगे चलते हैं अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ। तो यहाँ पर वही चीज़ जो है वो हमने जो बयान की है वही यहाँ पर जो है वो इन रिटर्न लिखी हुई है। तो क्योंकि एंगल इनका सेम है इसलिए हम ये फार्मूला वही एस इक्वल्स टू एफ थीटा उसको हमने रीअरेंज किया, और ये हमारे पास जो रिजल्ट आ गया। अब इसमें एफ क्या है, एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द स्मॉलर द डाइवर्जेंस, कि जितनी डाइवर्जेंस कम होगी ऑफ द बीम द स्मॉलर द फोकस स्पॉट। क्योंकि अगर हम एफ को जो है वो कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं तो देन एस इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये हमारे पास स्पॉट साइज है, उसका डायमीटर है, और ये हमारे पास जो है फुल एंगल डाइवर्जेंस है जो मैं बता रहा है, ये उसके प्रोपोर्शनल है। जितनी डाइवर्जेंस कम होगी उतना ही हमारा डायमीटर जो है वो उतना ही जो है वो कम बनेगा, कम साइज़ का बनेगा, और उसकी उतनी ही जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो द स्मॉलर द फोकस स्पॉट द ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो अब हम जो है वो जो स्पॉट साइज़ है इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखने के लिए हमारे पास जो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन का फार्मूला है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या देखा है कि ये हमारे पास एक लेंस है, और लेंस में से बीम आके पास करती है, तो इसमें किसी किस्म थोड़ी सी जो है वो मतलब रिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन हो रही है। तो ये एज ए सिंगल स्लिट जो है वो काम करता है, सिंपल वर्ड्स अभी कह सकते हैं। तो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन देखने के लिए हम जो फार्मूला है इसका डी साइन थीटा कुछ लैम्डा इसको हम प्रूव कर चुके हैं एफएससी के अंदर, ये हम यूज़ करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, यानी लेज़र की सूरत में जो डाइवर्जेंस है इट इज़ टू स्मॉल, लिहाजा हमारा जो साइन थीटा होगा इट विल बी इक्वल्स टू थीटा। तो इसको जो है वो हम अपने यूज़ करेंगे। ये हमने इसको कर लिया, फिर थीटा की वैल्यू निकाली, और जो थीटा की वैल्यू जो है वो हमने हमारा प्रीवियस फार्मूला है उसके अंदर हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो है इसका जो रिज़ल्ट है वो ये आ जाता है।
इसमें डी हमारा डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारा है, ये जो डिस्टेंस होता है, अगर जो फार्मूला अपने इसको किया हुआ है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, ये सिंगल स्लिट के लिए है। और थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सिंगल स्लिट थी, और ये वेव फ्रंट्स हैं जो आते हैं इधर, और उनमें डायफ्रैक्शन होती है, और हमारी जो रेज़ हैं वो हमें यहाँ पर जो है वो मिलती हैं। तो रेज़ जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो मिलती है किसी पॉइंट के ऊपर, जो हम वहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। और ये जो स्लिट की स्पेसिंग है, इसको हम नाम देते हैं डी, यानी कि यहाँ से लाइट जो है पास करती है। और जब अब हम काम कर रहे हैं लेज़र का, उसमें क्या है कि इस सारे में से नहीं, लेकिन अगर लेज़र की बीम जो है वो इतनी है, तो ये हमारे पास जितने हिस्से से लेज़र के लेंस के जितने पार्ट से हमारी लेज़र जो पास कर रही है, इट विल बी डी, यानी कि ये डिस्टेंस होगा, और इसको हम नाम देते हैं अपर्चर का। यानी कि लेंस के जितने हिस्से में से हमारी लेज़र पास कर रही है, दैट इज़ नोन एज अपर्चर, और इट विल बी सिमिलर टू दिस स्लिट स्पेसिंग। तो इसलिए अब हम स्मॉल डी की जगह, यानी कि जो हमारी स्लिट स्पेसिंग उसकी जगह जो है वो अपर्चर का डायमीटर जो है वो हम, अपर्चर की जो लेंथ है वो हम वहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास फिर फार्मूला बन जाता है जब हम स्मॉल डी की जगह जो है वो कैपिटल डी वहाँ पुट करते हैं फॉर लेंस, और ये हमारे पास जो है वो एक रिलेशन आ जाता है पुट करने के बाद। तो इस रिलेशन में हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं। एक रेशो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिल रही है, दैट इज़ एफ ओवर डी। इस रेशो का हम नाम देते हैं फ्रेस्नेल नंबर। ये हर लेंस के लिए जो है ये फिक्स होता है, और ऑप्टिक्स में इसका बड़ा रोल है। तो जो लाइट फोकस हो रही है उसको हम उसकी जो फ्रेस्नेल नंबर है उससे भी इंटरलेट करते हैं। लेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फोकस करने की, उसको एफ नंबर से इंटरलेट रिलेट जो किया जाता है। तो ये हर लेंस के लिए जो है वो ये फिक्स होता है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा कि हमने किस नंबर का जो है लेंस इस्तेमाल करना होता है, तो उसके मुताबिक हम वो नंबर जो है वो ले लेते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स फोकसिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर था लेज़र की जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।